तो जो कॉन्डम है ना वो लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स जैसे रबर बनता है ना, रबर। बहुत सारे सुनने में आते हैं कि फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है। इनका क्या रोल है इस चीज में? देखो, इनका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई रोल नहीं है। ये फ्लेवर जो है ना सिर्फ ओरल सेक्स के लिए ही दिया जाता है। जैसे कई कॉन्डम्स वगैरह में लिखा होता है कि एक्स्ट्रा टाइम, तो उसका क्या रोल है कि एक्स्ट्रा टाइम मतलब उस पर ऐसा क्यों लिखा था कि एक्स्ट्रा टाइम? क्या उससे कोई टाइमिंग का? देखो, ये ना सारा खेल तो माइंड का है ना। अब मैं इसको एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, जैसे खाना है ना, जब हम खाना खाते करते हैं तो कई बार क्या रहता है कि हम टीवी देख के खा रहे होते हैं, कई बार बिना टीवी के खाते हैं। अब दोनों सिनेरियो को समझो। सेम खाना एक टीवी के साथ खा रहे हो, बिना टीवी के साथ खा रहे हो। जब आप बिना टीवी के साथ खाते हो तो वही सेम खाने आप 5 मिनट में खा के खत्म कर देते हो, और जब वही टीवी के सामने खा रहे होते हैं तो वही सेम खाने को आपको खाने में आधा घंटा लग जाता है। प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर इन्फेक्शन है उससे बचाव। जो HIV एड्स है या फिर ये अदर जो भी बीमारियां हैं, क्या ये मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करने से ही होता है या फिर आप किसी सिंगल पर्सन के साथ भी सेक्स करते हो तो भी हो सकता है? तो इट टोटली डिपेंड्स कि जिसके साथ हम ये फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं वो एक्चुअली में इन्फेक्टेड है या नहीं है। HIV का इलाज नहीं, क्योर तो है ही नहीं, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो नैको है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और वो मेडिकेशन चलाते हैं। वो क्या कर सकता है कि जैसे आप कोई इंसान 10 साल जी रहा है, क्योंकि अगर आप देखोगे जो एड्स होता है इन्फेक्शन होने में एंड इन्फेक्शन के सिम्टम्स को दिखने में कुछ महीनों से लेकर सालों तक लग जाता है। हो सकता है आपको 6 महीने के अंदर सिम्टम्स देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको 10 साल, 5 साल, 7 साल के बाद सिम्टम्स देखने को मिले। जब आपको फर्स्ट स्टेज या जो भी स्टेज उस पर पता चल जाए तो उसके बाद मेरे हिसाब से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल नहीं। अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों बोल रहे हैं कॉन्डम की यूज करना? यही तो बेसिकली यही तो चीज है। ये अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्डम क्यों यूज करना, वो कॉन्डम क्यों नहीं? कॉन्डम विद डॉटेड, जो आपने बोला जो डॉट्स प्रेजेंट होते हैं वो पसंद है। वो ऐसे इसलिए होता है ना, वो जो डॉट होते हैं ना वो एक्चुअली में क्या करता है, आप ये सिंपल देखो ना, ये उंगली है, एक इसको मान लो और इसको ऐसा करो तो तुम्हें स्मूथ फील होता है, एंड सेम जब इसके साथ करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा रफ फील होता है। तो वो एक्चुअली में डॉट क्या करता है, वो फ्रिक्शन कॉज करता है। एंड कई बार कई जो फीमेल्स होती है उनको फ्रिक्शन पसंद नहीं होता, कईयों को फ्रिक्शन ज्यादा पसंद है। सो हेलो दोस्तों, कैसे हो यार आप सब? स्वागत है आपका एक और बेहतरीन पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है बहुत ही यूनिक टॉपिक है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कॉन्डम्स के बारे में। इसके बारे में ज्यादातर लोग बात नहीं करते, इसलिए हमने आज एक स्पेशल गेस्ट बुलाया है जो कि आज हमें कॉन्डम की पूरी जानकारी देंगे। कौन सा कॉन्डम कब यूज करना चाहिए और उसके फायदे या नुकसान। तो हेलो सर, कैसे हो आप? तो पहले तो थैंक यू बुलाने के लिए, एंड मैं अच्छा हूँ। मासूम सर, हमारे जो सब्सक्राइबर थे उनके काफी इससे रिलेटेड सवाल थे और मुझे लगता है कि आप इसके बारे में बहुत बेहतरीन हमारे दर्शकों को बता सकते हैं। तो आज का जो पॉडकास्ट है, सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि कॉन्डम्स बनता किससे? अच्छा, कॉन्डम बनता है किससे? तो आज जो पॉडकास्ट होने वाला है बेसिकली, एंड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि जो भी डाउट्स हैं, जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर हो सके। तो जो कॉन्डम है ना वो लेटेक्स से बनता है। लेटेक्स जैसे रबर बनता है ना, रबर सेम उसी मटेरियल से बनता है। जो नॉर्मल जो पेड़ होते हैं, पेड़ में से जो लेटेक्स हमें मिलता है सैप, उससे मतलब प्रोसेस करके बनाया जाता है। एंड नॉर्मली कोई भी रबड़ आप यूज करते हो कि नहीं, वैसे ही तो उसी में केमिकल्स को यूज करके थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट बना के या फिर डिफरेंट डिफरेंट तरीके से, अब वो तो डिपेंड करता है वो कैसा चाहिए लोगों को या फिर डिमांड कैसा है। तो बेसिकली वो लेटेक्स से बनता है। और कॉन्डम यूज करना ड्यूरिंग सेक्स कितना जरूरी है एक अच्छा। अनमैरिज कपल के लिए? हम्म। अच्छा, सिर्फ यहाँ पे मैं करेक्ट करूंगा, ये सिर्फ अनमैरिड कपल के लिए नहीं, मैरिड कपल के लिए भी जरूरी हो जाता है। अब क्यों जरूरी हो जाता है? देखिए, इसके दो पहलू हैं। सबसे पहला, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए, कि अगर मान लो किसी को प्रेगनेंसी चाहिए ही नहीं या फिर किसी को फैमिली प्लानिंग ही नहीं करनी है, तो उस केस में प्रेगनेंसी होना तो एक तरीके से क्या होगा, रिस्क वाली बात होगी ना, रिस्क वाली बात।
दूसरा पहलू है प्रिवेंशन फ्रॉम एसटीडीज, कि जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या फिर इन्फेक्शन है उससे बचाओ। नहीं तो आपने कई बार बहुत सारे केसेस ऐसे सुने होंगे कि कई कपल जो है वो एचआईवी इन्फेक्टेड हो गए, या बहुत सारी बीमारियां हैं जैसे गोनोरिया हुआ, सिफिलिस हुआ, या हब्स हुआ, जेनेटल हब्स। ये सारी की सारी डेडली डिजीज में आती हैं। कुछ तो ऐसे हैं जो कि कभी क्योर ही नहीं हो सकता, कुछ को हम कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बाकी को तो हम कर भी नहीं सकते। तो ये सारी चीजें, तो अब दो दो चीज हो गया। एक तो आपको अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचा रहा है, जब आप प्रेगनेंसी नहीं चाहते हो। ऑब्वियस सी बात है, जब आपको नहीं चाहिए बच्चा तो आप क्यों प्रेग्नेंट होना चाहोगे, है कि नहीं? फीमेल्स क्यों प्रेग्नेंट होना चाहिए? तो उससे बचने के लिए। एंड दूसरा वो एसटीडीज से बचने के लिए। नहीं तो जानते हो इतने सारे केसेस क्यों आते हैं। तो क्या जो HIV एड्स है या फिर ये अदर जो भी बीमारियां हैं, क्या ये मल्टीपल लोगों के साथ सेक्स करने से ही होता है, या फिर आप किसी सिंगल पर्सन के साथ भी सेक्स करते हो तो भी हो सकता है? तो इट टोटली डिपेंड्स कि जिसके साथ हम ये फिजिकल रिलेशन बना रहे हैं वो एक्चुअली में इन्फेक्टेड है या नहीं है। अगर वो इन्फेक्टेड नहीं है तो चाहे आप प्रोटेक्शन के साथ करो या विदाउट प्रोटेक्शन करो, मैटर ही नहीं करता, क्योंकि ऑलरेडी वो फ्री है, इन्फेक्टेड ही नहीं है वो। और बात रही मल्टीपल पार्टनर्स की, मल्टीपल पार्टनर्स को इसलिए बोला जाता है ना कि मल्टीपल पार्टनर जो है रिस्क बढ़ाता है आपके इन्फेक्शन का। वो इसलिए हो सकता है कि उन सभी पार्टनर्स में से कुछ को इन्फेक्शन हो, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि वो कहीं ना कहीं किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन उसने बना रखा होगा, और हो सकता है कि उसने प्रोटेक्शन यूज ना किया हो। क्योंकि अगर आप देखोगे जो एड्स होता है, इन्फेक्शन होने में एंड इन्फेक्शन के सिम्टम्स को दिखने में कुछ महीनों से लेके सालों तक लग जाता है। हो सकता है आपको 6 महीने के अंदर सिम्टम्स देखने को मिल जाए, हो सकता है कि आपको 10 साल, 5 साल, 7 साल के बाद सिम्टम्स देखने को मिले। तो इतने ड्यूरेशन में आपको पता नहीं चलेगा कि एक्चुअली में आपके शरीर में इन्फेक्शन हुआ है या नहीं है, एचआईवी वायरस ने इन्फेक्ट किया है या नहीं किया है कि नहीं है? और इस दौरान आप कहीं ना कहीं, तो ऑब्वियस सी बात है, कहीं ना कहीं फिजिकल रिलेशन बनाओगे। आपको तो ऐसा लग रहा है कि आपको नहीं हुआ है, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन वो ऑलरेडी काम कर रहा है। वो सिम्टम्स नहीं दिखा, वो अलग बात है। क्योंकि जब सिम्टम्स दिखता है तो कहीं ना कहीं कुछ तो इफेक्ट शो होता है, लेकिन जरूरी नहीं है सबके साथ ऐसा हो जाए। कुछ लोगों को महीने में दिख जाता है, कुछ लोगों को नहीं दिखाई देता है। और HIV का तो मेरे ख्याल से कोई इलाज भी नहीं है। नहीं, हाँ, एचआईवी का इलाज नहीं, क्योर तो है ही नहीं, बट उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जो नैको है ना, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, और वो मेडिकेशन चलाते हैं। वो क्या कर सकता है कि जैसे आप कोई इंसान 10 साल जी रहा है, तो हो सकता है 12 साल जी जाए, या 13 साल जी जाए, 14 साल जी जाए। और ऐसा नहीं है, लोग जी रहे हैं। ऐसा बहुत सारा केस है जहाँ पे ऑलरेडी लोगों को एड्स है एंड वो जी रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसको बहुत प्रिवेंशन मेजर्स वो अप्लाई करना पड़ता है, बहुत बच के रहना पड़ता है। क्योंकि जो एड्स में होता है ना, बेसिकली वो ये है कि आपके शरीर के इम्यूनिटी को ही खत्म कर देगा, और इम्यूनिटी को खत्म कर देगा तो ऑब्वियस सी बात है कोई भी बीमारी आपको होगा तो वो ठीक ही नहीं होगा जल्दी। जल्दी क्या, ठीक ही नहीं होगा। और ठीक नहीं होगा तो धीरे 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 आपके शरीर को डिटोरिएट करता जाएगा, एंड एट द एंड ऑफ द डे आपकी डेथ होनी पक्की है। तो जो आपने बताया कि HIV होने के बाद अगर आपको कुछ भी बीमारी होती है वो सही नहीं होती है, तो वो जैसा आपने पहले बताया था कि आपको कई बार 6 महीने में पता चल जाता है, कई बार आपको 10 साल लग जाता है। तो जैसे किसी ने टेस्ट नहीं करा अपना, और अभी उसको श्योर नहीं है कि उसको ऐसा है या नहीं है, उसको इस बात का कोई अंदाजा नहीं है, और उसकी तबीयत खराब हुई, तो उस टाइम वो ठीक होगा या नहीं होगा? अभी उसने HIV टेस्ट नहीं करा, उसे नहीं पता कि वो ठीक है, वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है। अच्छा, लेकिन इसमें पता क्या है, जैसे कि सिम्टम्स देखने स्टार्ट होंगे, क्योंकि जो एड्स है ना, बेसिकली अगर मैं बताऊं एड्स, तो एड्स होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। एड्स कोई बीमारी नहीं है, बीमारी कॉज कर रहा है एचआईवी। एड्स एक जो चीजें दिख रही है उसको बताया जा रहा है, ग्रुप ऑफ सिम्टम्स को। अब ग्रुप ऑफ सिम्टम्स का मतलब यह है कि आपको निमोनिया हो गया तो उसके सिम्टम्स, टाइफॉइड हो गया उसके सिम्टम्स, या कोई और डिजीज हो गया उसके सिम्टम्स, कहीं कट पड़ गए वो ठीक नहीं हो रहा उसके सिम्टम्स।
तो जब ये सारा का सारे सिम्टम्स एक साथ दिख जाए आपके शरीर में तो समझ लो एड्स हो गया। अब जैसे तुमने बोला कि जो वो एक ड्यूरेशन होगा जिस समय लोगों को पता ही नहीं है कि भाई मुझे एड्स हो रखा है, उस समय जो बीमारी होगा तो क्या वो बीमारी ठीक होगा कि नहीं होगा? अगर आप इन्फेक्टेड हो एड्स से तो आप क्यों ठीक होगे? जब आपके शरीर के अंदर जो वायरस है वो काम करना स्टार्ट कर चुका है, वो इन्फेक्शंस करने स्टार्ट कर चुका है, मल्टीप्लिकेशन होना स्टार्ट हो चुका है उसका अंदर, तो आपकी इम्यूनिटी को वो धीरे धीरे वीक करता जाएगा। तो आपकी इम्यूनिटी अगर वीक होगी तो आप बीमारी से ठीक कैसे होगे? इट्स मीन कि अगर आपको कोई बीमारी होती है या कुछ भी होता है और वो ठीक हो रहा है, इसका मतलब आप HIV पॉजिटिव नहीं हो। जरूरी नहीं है, ये भी जरूरी नहीं है ना, क्योंकि हम मेडिकेशन भी तो ले रहे, तो जो हम एंटीबायोटिक जैसे मान लेते एंटीबायोटिक का दवाई जो खा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एंटीबायोटिक का काम क्या है? अंदर के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देना। अब मुझे अगर कोई टाइफाइड 1% मान लेते टाइफाइड हुआ पड़ा है और मैं उसका मेडिकेशन खाऊंगा तो वैसे बात है, मेडिसिन तो अपना काम करेगा, तो मेडिसिन उसको मारेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में क्या वो सही कर पाएगा? तो आंसर इज नो। अब इसके भी स्टेजेस है HIV से। हाँ, कि किस स्टेज पे हो आप, फाइनल स्टेज पे और आप चाहोगे कि ठीक हो जाए तो नहीं हो सकता, इनिशियली आप ठीक हो जाओ। मतलब अगर स्टार्टिंग की स्टेज है तो वहां आपकी बीमारियां ठीक हो सकती हैं। बीमारियां ठीक हो सकती है, एड्स के इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पाओगे आप। वंस इट मतलब इन्फेक्टेड, उसके बाद तो वो फैलता ही जाएगा। अगर आपको पहले स्टेज में पता चल जाता है तो HIV को वहीं पे रोका जा सकता है मेडिसिन पहली से। बात कि पहले स्टेज पे पता ही नहीं चलता। अगर मैं जैसे कोई टेस्ट करवाता हूँ अपना रेगुलर, तो उसमें अगर हाँ पता चल जाए। अच्छा, रेगुलर टेस्ट से आप पता भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि जो इसके 2 टेस्ट है, एक एलिसा करवाया जाता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट टेस्ट है, और दूसरा है PCR, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। जो एलिसा है वो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है कि जब आपको सिम्टम्स दिख रहे हैं और ऐसा लग रहा है डॉक्टर को कि हाँ हो सकता है कि HIV इन्फेक्शन हो, तो पहले तो HIV का टेस्ट होता है, वो एलिसा ही होता है कि क्या इन्फेक्शन है कि नहीं है। अगर इन्फेक्शन है तो वैसे बात है, फिर मेडिकेशन। लेकिन अगर कई बार क्या होता है, एलिसा से पता नहीं चलता कि भाई इन्फेक्शन हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी अगर डॉक्टर को डाउट रहता है कि हो सकता है कि इन्फेक्शन हो, तो डॉक्टर क्या करता है, PCR के लिए प्रेफर करता है कि PCR करवा लो, क्योंकि PCR जो है ना वो रेप्लिकेशन जब हो रहा होता है ना, तो उसी समय पता कर लेता, मतलब इनिशियल स्टेज में, मतलब बहुत इनिशियल स्टेज में ही पता कर सकता है कि भाई एड्स है कि नहीं। तो हो सकता है वहां से कंट्रोल मेजर्स आप अपनाओ, डॉक्टर अपनाए, लेकिन क्योर नहीं है इसका, इलाज नहीं है। नहीं, एक बार मैक्रोफेज के अंदर एंटर कर गया वायरस तो फिर दिक्कत। एंड जब आपको फर्स्ट स्टेज या जो भी स्टेज उस पर पता चल जाए तो उसके बाद मेरे हिसाब से आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है वो खत्म हो चुकी है वहां पे। बिल्कुल नहीं, अगर आप करते हो तो जाहिर सी बात है आपके पार्टनर को भी नहीं, बिल्कुल नहीं। हम क्यों बोल रहे हैं कॉन्डम का यूज करना? यही तो बेसिकली यही तो चीज है कि अगर मैं बोल रहा हूँ कि कॉन्डम क्यों यूज करना, वो कॉन्डम क्यों यूज करना, ताकि सामने वाला इंसान बच सके फ्रॉम STIs, ये जो डिजीज है, हाँ कोई भी डिजीज है, जितने भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है, इन सब से बच पाए। तो क्या HIV सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी से ही ट्रांसफर होता है या फिर किस वगैरह और भी तरीके से? किस वगैरह से नहीं होता। देखो इसके कुछ तरीके हैं, जैसे मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स, या फिर एक ऐसा पार्टनर जिसको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो उसके साथ अनप्रोटेक्टेड सेक्स। अनप्रोटेक्टेड सेक्स बहुत ज्यादा जरूरी है यहाँ पे, क्यों? क्योंकि अगर आप प्रोटेक्शन के साथ करें तो फिर दिक्कत ही नहीं है। दूसरा होता है ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि कोई इंसान ऑलरेडी क्या होता है इन्फेक्टेड है और उसका ब्लड अगर आप ट्रांसफ्यूज मतलब वो ब्लड डोनेट करता है, उसको पता नहीं है, उसने ब्लड डोनेट कर दिया किसी और के अंदर गया तो उसको भी एड्स हो जाएगा, उसको भी HIV इन्फेक्शन हो जाएगा। या फिर कई बार आपने सुना होगा, कई बार ना ज्यादा जो काफी ज्यादा जो नशा करने वाला इंसान होता है, जो इंजेक्शन से लेते हैं ना, उनको भी एड्स होता है। क्यों होता है? क्योंकि इंजेक्शन, अब जैसे उसने इंजेक्शन लिया, वो निडल हुआ, निडल इन्फेक्टेड ब्लड में गया, अब वही सेम निडल कोई और इंसान भी वो यूज करेगा तो हो सकता है वहां से हो जाए। तो क्या जो अभी आपने जो बताया ये इंजेक्शन वाला है, अगर इस टाइप से HIV होता है तो उसका भी कोई इलाज है या उसका भी नहीं? कोई इलाज नहीं, उसका भी कोई इलाज HIV नहीं। कैसे भी हो।
वैसे हमारा मुद्दा आज का कुछ और था, लेकिन हम थोड़ा भटक गए, हम्म, तो दोबारा आपसे अपने मुद्दे पे आते हैं। हमारे जो एक सब्सक्राइबर ने सवाल पूछा था कि प्लेन कॉन्डम और डॉटेड कॉन्डम, इनमें क्या डिफरेंस है, और आजकल लोग डॉटेड क्यों यूज करना पसंद करते हैं, और इन पे इससे लड़कियों पर क्या इफेक्ट पड़ता है। इफेक्ट पड़ता है। देखिए, वैसे मैं सच बताऊं तो इसका कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है, बिल्कुल कोई साइंटिफिक रीजन नहीं है। एंड हर एक इंसान का तरीका अलग होता है हर चीज का, है कि नहीं। अब कई बार देखोगे तो किसी इंसान को कॉफी पसंद है, किसी इंसान को चाय पसंद है कि नहीं। तो सेम उसी तरीके से कई इंसान को विदाउट कॉन्डम सेक्स पसंद है, या फिर किसी को विद कॉन्डम सेक्स पसंद है। सेम सेम उसी तरीके से किसी इंसान को कॉन्डम विद डॉटेड, जो आपने बोला जो डॉट्स प्रेजेंट होते हैं, वो पसंद है। वो ऐसे इसलिए होता है ना, वो जो डॉट होते हैं ना, वो एक्चुअली में क्या करता है, आप ये सिंपल देखो ना, ये उंगली है, एक इसको मान लो और इसको ऐसा करो तो तुम्हें स्मूथ फील होता है, एंड सेम जब इसके साथ करोगे तो तुम्हें थोड़ा सा रफ रफ फील होता है। तो वो एक्चुअली में डॉट क्या करता है, वो फ्रिक्शन कॉज करता है। एंड कई बार कई जो फीमेल्स होती है उनको फ्रिक्शन पसंद नहीं होता, कईयों को फ्रिक्शन ज्यादा पसंद होता है ना। तो जब ज्यादा फ्रिक्शन पसंद होगा तो ऑब्वियस सी बात है, सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा होगी, प्लेजर थोड़ा ज्यादा मिलेगा। तो हो सकता है कुछ लोग ये जो यूज कर रहे हैं ज्यादा डोटेड वाला या एक्स्ट्रा डोटेड वाला, ये ड्यू टू वो प्लेजर सेंसेशन, कि प्लेजरेबल सेंसेशन फील हो, या फिर जो मेल पार्टनर्स होते हैं उसको भी कई बार अच्छा लगता है, या फिर कई बार फीमेल पार्टनर्स को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए वो यूज करते हैं। लेकिन हर एक इंसान का अपना अपना मानना है, और हर एक इंसान अपने अपने तरीके से यूज करता है। किसी को फ्रिक्शन पसंद है, किसी को नहीं पसंद है, ताकि जितना ज्यादा रब होगा उतना ज्यादा हो सकता है प्लेजर मिल रहा हो। तो इसमें जो बहुत सारे सुनने में आते हैं कि फ्लेवर होते हैं, चॉकलेट होता है, स्ट्रॉबेरी होता है, इनका क्या रोल है इस चीज में। देखो, इनका सेक्सुअल एक्टिविटी से कोई रोल नहीं है। ये फ्लेवर जो है ना, सिर्फ ओरल सेक्स के लिए ही दिया जाता है। ओरल सेक्स होता है जैसे टेस्ट के लिए, बेसिकली टेस्ट के लिए, कि टेस्ट होगा तो हो सकता है कि थोड़ा सा और ज्यादा मजा आए, या फिर इंसान और ज्यादा इंडल्ज हो जाए उन सब चीजों में, थोड़ा सा सेंसे मतलब सेंसेशन थोड़ा सा ज्यादा हो जाए, थोड़ा सा ज्यादा रोमांटिक फील करे, या फिर थोड़ा ज्यादा इंटेंस हो जाए, है कि नहीं। इंटीमेसी को बढ़ाने के लिए भी यूज किया जाता है। तो इसका फ्लेवर का कुछ लेना देना नहीं है सेक्सुअल एक्टिविटी से, कि कुछ करता हो, कोई इफेक्ट करता हो, तो बिल्कुल नहीं। अच्छा, जैसे कई कॉन्डम्स वगैरह में लिखा होता है कि एक्स्ट्रा टाइम, हम्म। तो उसका क्या रोल है कि एक्स्ट्रा टाइम, मतलब उस पे ऐसा क्यों लिखा था कि एक्स्ट्रा टाइम, क्या उससे कोई टाइमिंग का। मतलब देखो, ऐसा तो नहीं रहता है कि कुछ एक्स्ट्रा टाइम होता है। देखो, ये ना सारा खेल तो माइंड का है ना। अब मैं इसको एक एक थोड़ा सा एग्जांपल के साथ समझाना चाहता हूँ। देखो क्या है, जैसे खाना है ना, जब हम खाना खाते हैं घर पे, तो कई बार क्या रहता है कि हम टीवी देख के खा रहे होते हैं, कई बार बिना टीवी के खाते हैं। अब दोनों सिनेरियो को समझो। सेम खाना एक टीवी के साथ खा रहे हो, एक बिना टीवी के साथ खा रहे हो। जब आप बिना टीवी के साथ खाते हो तो वही सेम खाने आप 5 मिनट में खा के खत्म कर देते हो, और जब वही टीवी के सामने खा रहे होते हैं तो वही सेम खाना को आपको खाने में आधा घंटा लग जाता है। वो क्यों लगता है? क्योंकि माइंड कॉन्शियस है, आपको ये पता है कि टीवी भी देखना है, खाना भी खाना है। सेम यही है। अब वही जब लिखा हुआ रहता है ना, वो हमारा माइंड कॉन्शियस यही हो जाता है कि भाई उसमें लिखा एक्स्ट्रा टाइम, तो मुझे एक्स्ट्रा टाइम ही लगाना है। समझ रहे हो? और दूसरी चीज क्या है कि जैसे अब जैसे आप कॉन्डम वेयर करते हो, है ना, जैसे पुट ऑन करोगे कॉन्डम, तो वो आपके जो पेनिस होगा उसके सेंस को, जो नेचुरल सेंस होता है, जब एक स्किन एक स्किन से टच होता है तो ऑब्वियस बात है हमें नेचुरल सेंस फील होता है। लेकिन यही स्किन पे कोई लेयर चढ़ा हुआ है उसके ऊपर कर रहे हैं, तो उतना नेचुरली फील नहीं होगा। जब उतना नेचुरली फील नहीं होगा तो हो सकता है सेंस उतना अच्छा ना हो पाए, जो सेटिस्फेक्शन है वो वैसा ना हो पाए। तो थोड़ा सा ना डिले कर देता है आपके उसमें इजेक्शन में जो इजेक्शन होता है ना, इजेकुलेशन होता है, उसके टाइम में थोड़ा सा डिले कर देता है। तो ये उसका मेन फंडा है। और जो ये कॉन्डम्स में लुब्रिकेंट का जो रोल होता है, वो क्या रोल प्ले करता हाँ, है। लुब्रिकेंट का क्या रहता है? अच्छा, कई बार जो अभी आपने सवाल पूछा था कि जैसे टाइम थोड़ा सा बढ़ा था, तो कई बार ना लुब्रिकेंट में कुछ ऐसा मिला रहता है। लुब्रिकेंट में ऐसा मिला रहता है, वो क्या करता है कि इरेक्शन को बनाए रखता है।
इरेक्शन को बनाए रखता है। ऐसे मेडिकल पे जाओगे ना, बहुत सारे आपको क्रीम मिलेगा, स्प्रे मिलेगा, तो हो सकता है वही केमिकल यूज किया जाता है लुब्रिकेंट में, ताकि इरेक्शन बनाए रखे, ताकि जो इरेक्टाइल हो, इरेक्शन हो ना, वो थोड़ा सा लॉन्ग एनफ हो, ताकि सेटिस्फैक्टरी फील हो, जो फिजिकल रिलेशन, जो सेक्स आप कर रहे हो, वो थोड़ा सा सेटिस्फाई कर सके इंसान को। नहीं तो जो लिब्रिकेशन का मेन काम ये रहता है कि फ्रिक्शन कम करना या स्लिपरी करना, ताकि सेक्स कैसा हो, स्मूथ हो। स्मूथ हो। इससे क्या होता है कि कई बार फीमेल पार्टनर्स को ना फ्रिक्शन पसंद नहीं रहता, और क्योंकि पसंद नहीं रहता तो ऑब्वियस सी बात है, तो जब लुब्रिकेंट नहीं होगा, ल्यूब्स अगर प्रेजेंट नहीं होगा, तो वो फ्रिक्शन ज्यादा कॉज करेगा, एंड फ्रिक्शन ज्यादा कॉज करेगा तो वो ड्राइनेस या फ्रिक्शन, ये सारी चीजें हर्ट करेगी कहीं ना कहीं, है कि नहीं। तो इस हर्ट से बचने के लिए, या फिर जो फिजिकल कांटेक्ट वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाए, थोड़ा सा प्लेजरेबल हो जाए, इसलिए लुब्रिकेंट का यूज किया जाता है। अच्छा, इसी में जो एक हमने हमारे मेडिकल स्टोर्स वगैरह पे मिलता है फीमेल कॉन्डम, लेकिन उसे लोग ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, उसका क्या रीजन है? फीमेल कंडोम की आपने बात की ना, तो फीमेल कंडोम यूज तो छोड़ो, काफी लोगों को पता ही नहीं कि एक्चुअली में फीमेल कंडोम होता भी है। वो क्यों नहीं पता? वो इसलिए नहीं पता क्योंकि लोगों ने बताया नहीं है कभी किसी को, या फिर लोगों ने जानने की कोशिश ही नहीं की है कि क्या फीमेल जैसा कोई कंडोम भी होता है कि नहीं? अगर जानने की भी कोशिश की है ना, तो यहाँ पे सबसे बड़ा जो चीज आता है वो है मेल ईगो। मेल ईगो बीच में आता है, क्योंकि ऐसा मोस्ट ऑफ द केस में क्या होता है, जब भी कोई दो पार्टनर होता है, अब उनके बीच में जो रिलेशन होता है, तो वहां पे जो डोमिनेंसी होती है वो मेल पार्टनर की होती है। अब मेल पार्टनर चाहता है कि भाई चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही हो, कैसा हो, चीजें मेरे अकॉर्डिंग ही हो, है कि नहीं। तो ये खेल है। दूसरी चीज, बताया जाए तब तो लोगों को शर्म ही इतना आता है। अभी मेडिकल स्टोर पे चले जाओ, किसी को कॉन्डम मांगना हो तो वो बोल नहीं सकता कि कॉन्डम दे दो, वो कुछ ना कुछ अलग कोड वर्ड में बोल रहा होता है कि भाई हेरा फेरी 3 दे दो। लड़की तो ऑब्वियस सी बात है, हाँ, और नहीं ऑब्वियस सी मांग बात है, सकती। वो कैसे मांगे, वो कैसे ही मांगे, क्यों? सोशल स्टिग्मा, भाई लोग क्या सोचेंगे। अरे लोग कुछ नहीं सोचेंगे भाई, जब तुम अनवांटेड प्रेगनेंसी लेके घूम रहे होगे ना, उससे तो कुछ अच्छा ही सोच रहे होंगे फिर वो, ये लोगों को सोचना चाहिए। तो अब किसी ने अगर बताया नहीं आपके फीमेल कंडोम के बारे में आपको, तो आप कैसे यूज करोगे? और अगर किसी को पता भी है ना, तो यूज नहीं करना चाहता। यूज इसलिए नहीं करना, सबसे पहले देखो, दो तीन फैक्टर्स है इसमें। सबसे पहला फैक्टर कि एक्सपेंसिव है, देन मेल कंडोम। दूसरा, इसको यूज करना आसान नहीं है, क्योंकि आप जब फीमेल कंडोम को देखोगे ना, तो मेल कंडोम से थोड़ा सा ज्यादा लार्ज साइज होता है इसका, एंड उसका जो दो एंड होते हैं, एक एंड से ओपन होता है वो रिंग स्ट्रक्चर, एंड एक एंड से क्लोज होता है। तो क्या करना होता है कि मिडिल फिंगर एंड जो ये वाला फिंगर है, उसको एंड से पकड़ के ना, उसको पूरा इंसर्ट करना रहता है प्रॉपरली, जेंटली वजाने के अंदर, एंड उस तरीके से देखना पड़ता है कि करेक्टली ये फिट है कि नहीं है। फिर ड्यूरिंग सेक्स भी आपको देखना पड़ेगा कि कहीं वो जो पेनिस है वो कॉन्डम के बाहर तो नहीं आ गया। अगर कॉन्डम के बाहर आ गया तो ऑब्वियस सी बात है, फिर इजैकुलेशन बाहर हो जाएगा, एंड हो सकता है सीमेन कॉन्टेक्ट में आ जाए जेनिटल ट्रैक्ट के, है कि नहीं। एंड देन उसके बाद आफ्टर सेक्स जेंटली आपको जो बाहर का जो रिंग है उसको अच्छे से क्लोज करके आपको जेंटली निकालना रहता है। हो सकता है कि टीयर हो जाए, अगर फट जाए तो सीमन अंदर रुक जाए, और सीमन अंदर रुकेगा तो फिर उसका यूज करने का कोई फायदा बनेगा नहीं, है कि नहीं। तो ये सारी चीजें ये हार्ड बना देते किसी भी चीज को कि यूज करे, इतना ज्यादा तामझाम है। अब मेल कॉन्डम में क्या है, वो तो पुट ऑन किया एंड फिर स्टार्ट कर तो दिया। मेल और फीमेल कॉन्डम में मतलब जो ज्यादा प्रोटेक्ट है, मतलब ज्यादा बेहतर, सेफ कौन सा होता है? अच्छा, ये ये डिपेंड करता है कि आप यूज कैसे कर रहे हो। अगर आपको यूज करना अच्छे से आ रहा है तो मेल कॉन्डम भी इफेक्टिव है, क्योंकि अगर आप इफेक्टिव से बात कर रहे हो, इफेक्टिवनेस से कि कौन ज्यादा इफेक्टिव है, तो वो मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है। इफेक्टिवनेस तो 100% ही हो सकता है ना। अगर आप मेल कॉन्डम यूज कर रहे हो और उसको अच्छे से यूज कर पा रहे हो, तो पूरी तरीके से आप रिस्क फ्री हो। लेकिन वही कॉन्डम तुम अगर अच्छे से यूज नहीं करोगे, थोड़ा भी अगर इधर उधर कर दिए, तो खत्म है ना। सेम फीमेल के साथ भी है। फीमेल, चलो मान लो तुमने एक्सपेंसिव ले लिया, अच्छे से तुम्हें सब चीज आ रहा है, और छोटी सी गलती कर दी तुमने, या फिर अंदर से थोड़ा सा टीयर हो गया, तो फिर वो कहाँ इफेक्टिव दिखा, वो होगा ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुमने खरीदा और वो यूज किया और फिर तुम कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ऐसा नहीं है। प्रिवेंटिव मेजर्स आपको देखने ही पड़ेंगे, आपको सारी चीजें सही से देख दुख के ही करनी पड़ेंगी कि भाई हाँ ये सब सही तो है, कंफर्ट भी सही है,
या फिर फिट विट सही है कि नहीं, ऐसा कुछ भी। तो आज का हमारा जो लास्ट सवाल है कि कई पढ़े लिखे लोग भी ना कॉन्डम का इस्तेमाल नहीं करना चाहते, आखिर ऐसा क्यों, जबकि वो समझदार है, उन्हें पता है कि इसके क्या नुकसान है और क्या फायदे हैं, उसके बाद भी कई लोग ड्यूरिंग सेक्स इस्तेमाल नहीं करते हैं। अच्छा, कई बार क्या होता है कि कभी जब लड़ाई होता है ना हमारा, तो हम क्या करते हैं लड़ाई में? जब लड़ाई होता है हम जोश में होते हैं ना, हम जोश में होते हैं, हम कुछ नहीं सोच हम पाते नहीं हैं। देखते, फिर तो सामने जो है फोड़ना है कि नहीं? सेम ऐसा ही है, जब भी हम सेक्सुअल रस में होते हैं ना, तो हम क्या करते हैं, भाई कहाँ ढूंढे, कहाँ ले, किधर से ले, भाई नहीं लेना है, नहीं करना है, अरे कुछ नहीं हम कंट्रोल कर लेंगे। एक होता है ना विड्रॉल इंटरप्टस, उसमें क्या रहता है कि जस्ट बिफोर इजेकुलेशन आपको जो पेनिस होता है वो वेजाइना से निकाल के बाहर डिस्चार्ज करना रहता है कि नहीं? तो अब ये ना हमारे ऊपर है कि हम कितना इफेक्टिवली उसको यूज कर पा रहे हैं। कई बार क्या होता है कि कुछ लोगों का जो है ना वो जो थोड़ा सा सीमन होता है ना, वो रह जाता है या फिर वो ऑलरेडी पहले ही डिस्चार्ज हो चुका होता है, एंड देन उसके बाद वो लार्ज अमाउंट में रहता है। तो अब लोगों को लगता है कि भाई अब हो रहा है इजेकुलेशन, तो हम बाहर निकाल के उसको डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन एक्चुअली में वो पहले हो चुका होता है, थोड़ा मोड़ा डिस्चार्ज जो है ना वो हो चुका होता है। अब यहाँ पे फिर प्रेगनेंसी की केस, अब लोगों को लगता है अरे यार मैंने तो ऐसे किया था, ये हुआ क्यों नहीं? जबकि आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी सक्सेस होने का उस प्रोसेस से वो बहुत ही कम है, क्योंकि वही बात है ना, जोश जोश में आपको ध्यान ही नहीं रहता। फिर आप या तो आप बहुत कॉन्शियस हो, अगर आप बहुत कॉन्शियस हो तो आप उधर ध्यान नहीं दे पा रहे हो, आपका सारा ध्यान कहीं और है, और अगर आप वहां ध्यान दोगे तो इधर ध्यान नहीं रहेगा। फिर पता चलेगा कि आधा कांड तुमने पहले कर दिया हुआ है और आधे में तुम बाहर निकाल रहे हो, डिस्चार्ज को बाहर निकाल रहे हो, समझ रहे हो कि नहीं? तो ये सारी चीजें हैं। अब लोगों को लगता है ऐसा कर लेंगे हम इसलिए यूज नहीं कर। अच्छा, ऐसा क्यों रहता है कि जैसे कंडोम को पुट ऑन करने के बाद आपका वही नेचुरल सेंसेशन नहीं रहता ना, और क्योंकि नेचुरल सेंसेशन नहीं रहेगा तो वो जो फील है, नेचुरल फील, कई लोगों को सेटिस्फैक्टरी नहीं फील होता, कई लोगों को सेटिस्फाई नहीं कर पाता, तो उनको लगता है कि नहीं कोई नहीं कोई नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं, थोड़ा सा ज्यादा नेचुरल फील होगा, समझ रहे हो? तो इस वजह से यूज नहीं करते, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है कहीं ना कहीं उसके नुकसान। हाँ। अब एक सिंपल समझो ना, जैसे कोई इंसान है, अब उसने वो वाला, मैंने जो अभी विड्रॉल इंटरप्टस का जो बताया कि उसमें क्या रहता है, जस्ट बिफोर इजेकुलेशन, डिस्चार्ज होने से पहले ही बाहर निकाल के वो करने रहते हैं, डिस्पोज करने रहते हैं। लेकिन मान लो तुमने कर दिया वो, लेकिन कहीं ना कहीं स्मॉल अमाउंट जो है वो सीमेंट अंदर ही रहेगी और वो फर्टिलाइज कर पाए। आपके दिमाग में तो ये है कि भाई नहीं नहीं नहीं, हमने तो पूरा सारे मेजर्स अपनाए हुए हैं, हमने तो सही सही किया है, प्रोटेक्शन के साथ किया है, वो अंदर गया ही नहीं। लेकिन पता चला आपको फर्स्ट मंथ वो ही नहीं आया, मेंस्ट्रुएशन नहीं हुआ, सेकंड भी मेंस्ट्रुअल फ्लो नहीं हुआ, तो ऑलरेडी 2 महीना हो गया। अब 2 महीने बाद पिल्स तो काम नहीं करने वाला, विद इन 24 आवर आपको स्टार्ट करने रहता है। अब तुम पिल्स खाओगे नहीं, एंड देन उसके बाद तो लास्ट ऑप्शन आपके पास क्या बचता है? ऑपरेशन। एमटीपी का, अबॉर्शन का है, अबॉर्शन का ही तो बचता है। अब ये जो चीजें हैं ये आप ऐसे तो बता नहीं सकते, उसके लिए पूरा, जब आप कहीं पे जाते हो तो फिर आपको पूरा परिवार का कंसेंट चाहिए होता है, कोई जो गार्जियन होता है उसका कंसेंट चाहिए होता है। फिर इलीगली आप ये अपनाते हो, जब इलीगली अपनाते हो तो फिर चीजें अगर बिगड़ती है तो फिर आपका आगे पीछे देखने वाला कोई नहीं, है नहीं? क्योंकि समाज से भी तो आपको बचना है, कि समाज भाई क्या बोलेगा हमें, क्योंकि आपने पहले गलती करी, थोड़े से मजे के लिए आपने ऐसी तैसी कर दी, और ये बहुत सारे केसेस ऐसे देखने को मिले। अब ऑब्वियस बात है, अबॉर्शन सबके लिए सही थोड़ी ना है, विद इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर करते तो ठीक है, नहीं तो शरीर तो ऑब्वियस ही बात है, शरीर खराब करेगा, शरीर कमजोर करेगा, सबको सूट नहीं होता है। इसी में एक सवाल और था कि काफी लोग कॉन्डम का यूज नहीं करते, वो सोचते हैं कि हम, एक गोली आती है आई पिल 72 आवर, तो हम उसका इस्तेमाल कर लेंगे, तो क्या वो गोली का इस्तेमाल करना सही है लड़की के लिए? देखो, अब ना मार्केट में ना बहुत सारी दवाई, कुछ स्टेरॉइडल है, कुछ नॉन स्टेरॉइडल है। जो वन ऑफ द बेस्ट माना जाता है ना नॉन स्टेरॉइडल, वो सहेली है, सहेली, वंस ए वीक पिल, हफ्ते में एक बार खाने रहता है, ठीक नहीं?
वो एक्चुअली में क्या करता है, ओव्यूलेशन को अल्टर कर देता है, जो अंडर रिलीज होता है ना उसको अल्टर कर देगा, या फिर जो स्पर्म जो है उसका फर्टिलाइजेशन को अल्टर कर देता है। तो ऑब्वियस सी बात है फिर वो फर्टिलाइज होने नहीं देगा, तो प्रेगनेंसी नहीं होगा। लेकिन बार बार खाना वो शरीर को तो इफेक्ट करेगा, ऑब्वियस सी बात है। कोई भी ड्रग्स है, कोई भी ड्रग जब ज्यादा अमाउंट में लोगे आप शरीर के अंदर डालोगे, तो वो कहीं ना कहीं एक्यूमुलेट होगा, एंड एक्यूमुलेट होने के बाद शरीर को खराब करेगा, कहीं से अच्छा नहीं करने वाला, कोई भी चीज जो नेचुरल नहीं है। तो ये है, अब जितना ज्यादा खाओगे उतना ज्यादा आपके शरीर को खराब करेगा। तो क्या इससे जो आगे चल के लड़कियां माँ बनती हैं उस पर भी इफेक्ट पड़ता है? हाँ, हो सकता है आपके यूटेरस को इफेक्ट कर जाए, या तो हो सकता है आपके यूटेरस में इन्फेक्शन हो जाए, या तो ये हो सकता है कि आपके ओवरी को डैमेज कर देगी। कई बार क्या होता है, ज्यादा ड्रग्स यूज करने के चक्कर में कैंसर कॉज कर जाता है, तो आपको कैंसर हो जाएगा। एंड कैंसर होगा, ओवेरियन कैंसर जिसको बोलते हैं, तो फिर ओवरीज निकलेगा, फिर बहुत सारी चीजें, बहुत कॉम्प्लिकेशंस क्रिएट हो जाते हैं जब आप ये सारी चीजें, ये अलग अपना एक सेपरेट टॉपिक है। इसके अंदर ये इतना वास्ट है, इसके अंदर अगर आप जाओगे तो आपको इतनी सारी चीजें दिखेंगी। अब जैसे जो कंट्रोल मेजर्स होते हैं ना, ये प्रेगनेंसी से बचने के लिए, ये कॉन्डम वन ऑफ द एक 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 तरीका है। ऐसे ऐसे बहुत सारे तरीके, जैसे कॉपर टी हुआ, या सर्वाइकल कैप हुआ, या जो सबसे परमानेंट होता है वो होता है सर्जिकल मेथड, ट्यूबेक्टमी या फिर वैसेक्टमी। ट्यूबेक्टमी में जिसमें फेलोपियन ट्यूब को टाई करके कट करके टाई कर दो, और इसमें वास्ट डिफरेंस को कर दो, तो ये इरिवर्सिबल होता है, ये अलग अपना है। लेकिन अगर कॉन्डम की बात करें तो ये, तो कॉन्डम को यूज करना बहुत जरूरी है, सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रेगनेंसी को रोक रहा है, वो इसलिए भी कि एसटीडीज रोक रहा है, जो इन्फेक्शन है उसको फैलने से काफी बीमारियों से आपको भी बचा रहा है और आपके पार्टनर को भी बचा रहा है। पार्टनर को भी बचा रहा है। तो आई होप कि आप समझ गए होंगे कि आपके 2 मिनट का मजा आपको कितनी बड़ी सजा में डाल सकता है, आपको भी और आपके पार्टनर को भी। तो हमारी ओर से आपको ये सलाह है कि अगर आप शादी से पहले अगर रिलेशनशिप बनाते हैं, फिजिकल रिलेशनशिप, तो कॉन्डम का इस्तेमाल जरूर करें। इससे आप काफी सेफ रहेंगे, क्योंकि गलती अनजाने में ही होती है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में अगले नॉलेज के साथ। अगर आपको किसी और टॉपिक पे भी वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम दोबारा आपके लिए उस टॉपिक पे वीडियो जरूर लाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।